हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म द नोट्सबुक ग्लोबल एकेडमी पे। आज हम लोग पढ़ेंगे जो पश्चिमी एशिया है उसमें जो उथल पुथल मचा हुआ है। आपने देखा होगा कि पूरे विश्व में उथल पुथल मचा हुआ है। हालांकि 2022-23 से आपने देखा होगा यूक्रेन रसिया ये युद्ध चल रहे हैं। उसके बाद पश्चिमी एशिया में भी यह उथल पुथल काफ़ी समय से चल रहे हैं। कुछ समय पहले अमेरिका के द्वारा ईरान पे कार्रवाई भी की गई थी, आपने देखा था, उसके परमाणु ठिकानों पर हमला भी किया गया था। और हाल ही फिलहाल में आपने देखा कि ईरान में बहुत ही बड़े लेवल पे क्या हो रहा है, प्रदर्शन आंदोलन ये जो शुरू हुए हैं, है ना। और क्यों शुरू हुए हैं, इसके दो तथ्य हैं, तो इसको जानने का भी हम लोग काम करेंगे। और साथ ही साथ इसमें और थोड़ा सा एक क्लू मिल गया है, एक प्रेशर मिल गया है, एक तरह से देखा जाए तो बढ़ावा मिल गया है। जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है उसके द्वारा, यानी उनके द्वारा जो ये वक्तव्य कहा गया है, हालांकि उतना रिस्पेक्ट देना जरूरी नहीं है डोनाल्ड ट्रंप को, आप समझ ही रहे हैं, ट्रंप नहीं ड्रम है वो, है ना। ड्रम है, जब से आया ड्रम बजा के रख दिया है, पूरे विश्व में अस्थिरता जो है फैला के रख दिया है। तो उनके द्वारा जो है एक वक्तव्य हाल ही फिलहाल में आया हुआ था कि जो है ईरान के जो लोग हैं जो वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं वह प्रोटेस्ट अपना जारी रखें, है ना। हालांकि जो ईरान के गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के द्वारा भी वहां पे बड़े लेवल पे जो है जो भी आंदोलनकारी हैं उनको जो है धीरे से धीरे क्या किया जा रहा है, मुख्य रूप से वह आंदोलन को, मतलब स्थापित जो आंदोलन है उसको कहीं ना कहीं समाप्त करने के लिए प्रयास, या अपने प्रशासनिक सेवा के द्वारा जो है, या जो भी प्रशासन में बैठे लोग हैं जैसे पुलिस हो गया, सिपाही हो गया, सैनिक हो गए, उनके माध्यम से जो है दबाने का प्रयास भी कर रही है। अब ये आंदोलन शुरू क्यों हुआ, कारण क्या है ना। तो इसके ऊपर हम लोग देखेंगे कि कारण क्या है, क्यों ईरान में प्रोटेस्ट शुरू हुआ हाल फिलहाल में, है ना। अब आपने देखा होगा कि भारत में भी मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं, ईरान में भी रहते हैं। इवन आप देखेंगे कि पश्चिमी एशिया के बहुत सारे जो कंट्री है, सऊदी अरबिया हो गया, यूएई हो गया, इराक हो गया, तुर्किया हो गया, इसमें जो है मुस्लिम कंट्रीज है, इसमें मुस्लिम कम्युनिटी के लोग रहते हैं। खास करके आप देखेंगे तो मुस्लिम कम्युनिटी में दो तरह की कम्युनिटी आपको दिखाई देगी, शिया और सुन्नी, है ना। तो उसी में से एक रिलेटेड वहां के ईरान के हैं, है ना। आप लोग देखे होंगे जो 1920 के आसपास जो असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था उसमें खिलाफत आंदोलन भी शुरू किया गया था। और वो सोच तो आपको पता ही होगा कि खिलाफत आंदोलन जो शुरू हुआ था उसके कारण क्या थे। बाद में जो है खिलाफत असहयोग के बाद जो कि असहयोग वापस ले लिया गया गांधी जी के द्वारा, 5 जून के बाद जो है जो चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था उसके बाद वापस ले लिया गया। ठीक उसके बाद खिलाफत भी जो है वापस ले लिया गया। तो दोनों संयुक्त मोर्चे पे असहयोग आंदोलन के रूप में चलाया जा रहा था, जिसमें गांधी जी के द्वारा सहयोग भी किया गया था, यानी समर्थन किया गया था। और उसमें से मुस्लिम कम्युनिटी भी बड़ी मात्रा में भागीदारी ली थी असहयोग आंदोलन में। उसका कहीं ना कहीं कारण जो है वह खिलाफत आंदोलन था। तो खिलाफत क्या था, किसके नजरिए से था, वह भी हम लोग देखने का काम करेंगे। तो पहले हम लोग देखेंगे कि ईरान में जो गवर्नमेंटल सिस्टम है वो है कैसे, है ना। यानी ईरान में जो देखेंगे आप लोग की जो सरकारी तंत्र है, खास करके वहां के संविधान है, वो किस तरह का है। तो आप देखेंगे विश्व में जो दो तरह की शासन व्यवस्था आपको दिखाई देंगे, विश्व में दो तरह की मुख्यतः अगर देखा जाए शासन व्यवस्था दिखाई देगा आपको। एक अध्यक्षात्मक होगा जिसमें संघीय व्यवस्था होती है, जैसे जिसका पूर्ण रूप से एग्जाम्पल आप यूएसए को कह सकते हैं। और एक जो होता है उसमें आप देखेंगे इसके दो पार्ट है। दो पार्ट का मतलब एक संसदीय व्यवस्था हो गया, है ना। अब इस संसदीय व्यवस्था में भी आप देखेंगे कि दो पार्ट है, एक प्रत्यक्ष रूप से है और एक अप्रत्यक्ष रूप से, एक वंशानुगत है और एक जो है चुन के जाता है। तो आप देखेंगे कि लोकतंत्र और दूसरा शब्द होगा गणतंत्र और तीसरा शब्द जो है राजतंत्र, है ना। यह तीन शब्द से आप जरूर परिचित होंगे। जैसे अगर भारत की बात की जाए तो भारत जो है लोकतंत्रात्मक के साथ गणतंत्रात्मक भी देश है। लेकिन वही ब्रिटेन की बात कर ली जाए, तो ब्रिटेन में अगर आप देखेंगे, है ना, ब्रिटेन में अगर आप देखने का काम करेंगे, वहां पे क्या है, वहां पे जो सदस्यों का जो चुनाव होता है वह कहां से होता है, पार्लियामेंट से। आप देखेंगे कि जो सदस्य, मतलब पार्लियामेंट का मतलब ये हो गया कि जो सदस्य, पार्लियामेंट के जो सदस्य होते हैं वही मंत्रिपरिषद में रहते हैं, है ना। दूसरी चीज उसमें देखेंगे कि मतलब उनका जो चुनाव होता है वह कैसे होता है, डायरेक्ट रूप से होता है। मतलब जनता जो है पार्टिसिपेट करती है, जनता जो है पार्टिसिपेट करती है। लेकिन जो वहां के मुख्य प्रतिनिधि हैं, जैसे सम्राट जिसको कहा जाता है ना, या वहाँ का जो राजा होता है या रानी होती हैं, है ना, जैसे आपने सुना होगा एलिजाबेथ से लेके, है ना, विक्टोरिया से लेके, ये सब लोग। तो ये जो है यह मुख्य रूप से यहाँ पे ये क्रम जो है कैसा चलता है, वंशानुगत चलता है। इनका क्रम जो है वंशानुगत चलता है। मतलब ये हुआ कि इनका चुनाव नहीं होता है,
चुनाव नहीं होता है, यह वंशानुगत चलता है। मतलब ये चले गए तो इसके अगला जनरेशन आएगा, ये चले गए तो इनका अगला जनरेशन आएगा, ये चले गए तो इनका अगला जनरेशन आएगा। इस तरह की व्यवस्था आपको ब्रिटेन में देखने को मिलेगी। तो ब्रिटेन में अगर आप देखेंगे तो ब्रिटेन में लोकतंत्र तो है। लोकतंत्र क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि चुनाव होता है, प्रत्यक्ष चुनाव होता है, लोगों की भागीदारी होती है चुनाव में, मौलिक अधिकार से लेकर सारी चीजें दी गई हैं। लेकिन आपको दिखाई देगा कि वह गणतंत्रात्मक व्यवस्था नहीं है, गणतंत्र वो नहीं है। वह कैसी व्यवस्था है? राजतंत्रात्मक वहां पे है ना। यानी राजतंत्रात्मक के साथ लोकतंत्र है कहां पे? ब्रिटेन में। तो ब्रिटेन एक तरह से एग्जांपल है राजतंत्रात्मक के साथ लोकतंत्रात्मक का, है ना। ठीक वैसे ही आप देखेंगे कि अगर भारत की बात किया जाए तो भारत जो है लोकतांत्रिक देश के साथ साथ गणतांत्रिक देश भी है। गणतांत्रिक देश मतलब किस तरह से है? तो आप देखेंगे कि लोकतांत्रिक जो देश है इसमें जैसे ब्रिटेन में संसदीय प्रणाली है, भारत में भी संसदीय प्रणाली है। लेकिन गणतंत्रात्मक हम कैसे कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं गणतंत्रात्मक, जैसे भारत का जो प्रथम व्यक्ति है, जो प्रथम नागरिक है, उसका चुनाव होता है। वह वंशानुगत पद नहीं है। वंशानुगत नहीं मतलब राष्ट्रपति हो जाएंगे तो फिर उसका अगला जनरेशन राष्ट्रपति होगा, फिर उसका जनरेशन राष्ट्रपति होगा अगला, ऐसा नहीं है। भारत में क्या है कि चुनाव होता है अप्रत्यक्ष रूप से, और अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव में जो कैंडिडेट जीतता है वही जो है क्या बनता है? राष्ट्रपति बनता है। तो अंततः देखा जाए वह सभी शक्ति किसके पास है? जनता के पास है। जनता के पास पूर्ण शक्ति है। जनता के चुने गए जो प्रतिनिधि हैं उन प्रतिनिधियों के द्वारा जो है मुख्य व्यक्ति का चुनाव होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि भारत जो है लोकतंत्रात्मक के साथ जो है वह क्या है? गणतंत्रात्मक है। अब आप देखेंगे कि रेजिक्रेसी, कोई कुछ ऐसे भी देश होंगे जहां पूर्ण रूप से आपको राजतंत्रात्मक व्यवस्था दिखाई देगी, है ना। जापान में भी आपको ऐसे ही व्यवस्था दिखाई देगी, जैसे ब्रिटेन में है वैसे जापान में भी आपको ऐसी व्यवस्था दिखाई देगी। कुछ ऐसे ही राजतंत्रात्मक व्यवस्था होता है। राजतंत्रात्मक व्यवस्था में निरंकुशता ज्यादा होती है। निरंकुशता क्यों ज्यादा होती है? क्योंकि यह जनता के द्वारा या जनता के मन के मुताबिक या जनता के द्वारा कोई भी निर्णय नहीं लिए जाते हैं। अब इसमें जो है संसाधनात्मक या लोकतंत्रात्मक जो व्यवस्था होती है उसमें जनता के द्वारा निर्णय लिए जाते हैं, जनता निर्णय लेती है। अब कैसे लेती है? क्या जनता जाके संसद में बैठती है? नहीं, जनता के द्वारा निर्णय लिए जाते हैं। मतलब ये हो गया कि जनता के द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा जो है डिसीजन लिए जाते हैं। ठीक, कुछ ऐसे प्रत्यक्ष लोकतंत्रात्मक देश हैं जैसे आप देखेंगे स्विट्जरलैंड, वहां पे जनता डायरेक्ट पार्टिसिपेट करती है। जनता चाहे तो मुख्य प्रतिनिधि को हटा भी सकती है डायरेक्टली, ठीक ना। तो इस तरह का है। तो राजतंत्रात्मक में आप देखेंगे निरंकुशता ज्यादा होगी। जो व्यक्ति बोल दिया वही न्यायाधीश है, वही सब कुछ है, वही शासन का सबसे मूल जो है वह मतलब वस्तु है या मूल जो है व्यक्ति है, जो कह दिया वही उसका शासन है ना। यह निरंकुशता ज्यादा होती है। लेकिन कुछ इसका एक्सेप्शनल जो है देखा जा सकता है, बाय द वे देखा गया है। अब देखिए कुछ ऐसे भी देश आपको दिखेंगे जो धर्मतंत्रात्मक होंगे। धर्मतंत्रात्मक, धर्मतंत्रात्मक कैसे मैं कह रहा हूं? धर्मतंत्रात्मक का मतलब सीधे सीधे आपने देखा कि यहां पे लोकतंत्रात्मक के साथ धर्म जो है लोकतंत्रात्मक, इसके साथ धर्मतंत्रात्मक देश है। यह कौन है? ईरान है ना। ईरान जो है वह लोकतंत्र के साथ साथ लोकतंत्रात्मक के साथ साथ भी क्या है? धर्मतंत्रात्मक है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि वहां भी प्रधानमंत्री होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, ये सारी चीजें आपको दिखाई देगा। उसके बाद से आपको दिखाई देगा कि जो लोकतंत्रात्मक व्यवस्था है वह सभी चीजें वहां पे ईरान में है। लेकिन वहां पे जो मेन व्यक्ति होगा, वह मेन व्यक्ति जो होता है, मेन पर्सन जो होता है, जो जैसे इंग्लैंड में हम लोगों ने देखा कि राजा होता है, सम्राट, यहां पे मेन जो व्यक्ति होता है वो धार्मिक व्यक्ति होता है। कैसा व्यक्ति होता है? धार्मिक व्यक्ति होता है। और इसी के द्वारा जो है मतलब इसका जो है चुनाव नहीं होता है, यह जो धार्मिक व्यक्ति है। और ये हालांकि अलग चीज है कि यहाँ पे वंशानुगत नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे ये क्या होता है? यह धार्मिक व्यक्ति जो है वह मुख्य रूप से यहाँ पे बैठता है, ठीक ना, प्रथम व्यक्ति के रूप में। तो इसी के खिलाफ आप देखेंगे, और वहां पे ईरान में आप देखेंगे पर्दा प्रथा से लेके सारी चीजें बहुत पहले से चल रही हैं। तो इसी के खिलाफ आपने देखा कि यहाँ पे क्या हो गया? आंदोलन शुरू हो गया, प्रोटेस्ट शुरू हो गया। और प्रोटेस्ट में बड़े लेवल पे बताया जा रहा है कि बहुत सारे देशों का हाथ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, इसमें कोई बात नहीं है, मतलब कोई नया बात नहीं है। क्योंकि आपने देखा म्यांमार में जैसे हुआ, श्रीलंका में जैसे हुआ, बांग्लादेश में जैसे हुआ, नेपाल में भी जैसे हुआ, बिल्कुल यह सीधा साधा प्रमाण है कि यहाँ पे ऐसा नहीं कि भड़काया नहीं गया हो या कहीं दूसरे देशों के द्वारा मतलब प्रोत्साहन न दिया गया हो, ऐसा हो नहीं सकता है, बिल्कुल हो सकता है ना। अब इसके जब किसी दूसरे की घर आग लगती है तो पड़ोसी को क्या आता है? मजा आता है। अब इससे इजराइल को मजा आ रहा है। अब इसके खिलाफ कौन था? ये ट्रंप चचवा था, ये इसको मजा आ रहा है। तो ये सारी चीजें हैं। तो इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें हुई हैं उसको थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे। यह व्यवस्था थोड़ा मैं बता दिया पॉलिटी से रिलेटेड है ना, क्योंकि यहां से भी प्रश्न हो सकता है, पूछ दे आपके। तो ट्रंप आस्क्स ईरानियन टू कीप प्रोटेस्टिंग, यानी ये बोला है कि आप लोग प्रोटेस्ट एकदम दम लगा के कीजिए, हम आपके साथ हैं, है ना। जरूरत पड़ेगी तो गोला भी बरसाएंगे ईरान के ऊपर, ठीक है। अब इससे जो है रसिया उस पर क्या किया है? प्रतिक्रिया दिया हुआ है, ठीक ना।
तो ईरान जुडिशरी वॉज फास्ट ट्रायल्स फॉर अरेस्टिंग प्रोटेस्टर्स डिस्पाइट ट्रम्प थ्रेट। जो ट्रम्प के द्वारा कहा गया उसके बाद से बड़े बड़े लेवल पे आपको दिखाई दिया कि वहाँ के प्रोटेस्टर्स जो हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। रशिया स्लैम्स यूएस स्ट्राइक थ्रेट, वार्न, चेतावनी दिया है अगेंस्ट इंटरफ्रेंस इन ईरान, कि ईरान में अगर इंटरफ्रेंस कर रहा है यूएस तो उसको चेतावनी दिया गया है। किसके द्वारा? यह मुख्य रूप से रशिया के द्वारा। अब देखिए कहीं ना कहीं जो थर्ड वर्ल्ड वार है ना, इसकी स्थिति मंडरा रही है। अब वो कब होगा, आज होगा, कल होगा, परसों होगा, या 1 वर्ष बाद होगा, 2 वर्ष बाद होगा, 4 वर्ष बाद होगा, ये स्पष्ट नहीं बताया जा सकता। लेकिन आप देख सकते हैं कि जैसे स्थिति मतलब बदल रही है, जैसे स्थिति हो रही है, वैसे कहीं ना कहीं ऐसा महसूस हो रहा है, वर्ल्ड को महसूस होने लगा है कि बिल्कुल ऐसा हो सकता है आने वाले समय में कि वर्ल्ड वार की तरफ जाए, है ना। अब देखिए कुछ समय पहले वेनेजुएला में आपने देखा जो घटनाएं घटी, उसके बाद से रसिया के जो टैंकर्स थे, रसिया के जो जहाज थे, उस पर क्या किया गया था। अब रसिया के ऊपर यूक्रेन के द्वारा जो है कार्रवाई कराई जा रही थी, वह युद्ध तो चल ही रहा था। वह यूक्रेन के द्वारा जो लड़ाई लड़ी जा रही है रसिया से, क्या वह सीधा साधा उदाहरण नहीं है? क्या वह अचानक यूक्रेन के पास इतनी शक्ति है कहां से जो वह रसिया के सामने अभी तक टिका हुआ है? उसका कहीं ना कहीं कारण है वेस्ट है, जो नाटो का लालच देके उसको कहीं ना कहीं उकसा रहे थे, रसिया को कमजोर करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन क्या रसिया उससे दब गया? देखिए वह एक तीसरे ध्रुव की तरफ चला गया, जो अभी हाल ही फिलहाल में आपने देखा होगा G2 को उभरते हुए देखा होगा, यूएस और चाइना के रूप में, दो ध्रुवीय विश्व के रूप में, है ना। तो ये कहीं ना कहीं कंडीशन क्रिएट हो रहा है। और चूंकि अब रसिया ऐसा नहीं कि चुप बैठेगा, उसके टैंकर्स को जब्त कर लिए गए हैं, बार बार इंटरफेयर किया जा रहा है, इवन ईरान को भी उसने सहायता पिछले वर्ष से दिया था, तो ऐसा नहीं कि चुप बैठेगा। तो उसी के द्वारा ये सारी चीजें कही गई है। तो ईरान में राष्ट्रवादी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया था, आर्थिक कठिनाई, सरकारी दमन के कारण वहां पे शुरू हुए थे, फिर गंभीर आंतरिक संकटों में से एक तब्दील हो गया। वहां पे मानवाधिकार संबंधी सारी जो एजेंसियां हैं या स्वतंत्र मानवाधिकार जो समूह है, ये रिपोर्टों से इनके संकेत मिलता है कि जो ईरानी सुरक्षा बल है उसके कार्रवाई से कम 2000 लोगों की अभी तक वहां पे मौत हो चुकी है, जो प्रोटेस्टर्स हैं। फिर ईरान की सरकारी मीडिया प्रतिबंधित, प्रेस, इंटरनेट ब्लैकआउट हो गया है, वहां पे इंटरनेट बंद कर दिए गए हैं, ये सारी चीजें की गई हैं। जैसे ये आम बात होता है, जब भी ज्यादा बड़े मात्रा पे आप देखेंगे प्रोटेस्ट होता है तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। अब इसके अनुसार आपको दिखाई देगा कि ईरान के सभी 31 जो राज्य है, ईरान कितने राज्य हैं? 31 स्टेट्स हैं। इसमें आपको दिखाई देगा कि सैकड़ों अलग अलग प्रदर्शन कर जो है वो शामिल है। सरकार की कठोर प्रतिक्रिया हो गई, व्यापक गिरफ्तारियां उसमें हो रही हैं, जो प्रोटेस्टर्स हैं उस पर गोलीबारी भी की जा रही है, 2000 से अधिक लोग मारे भी गए हैं। तो हिंसा तो और भड़केगी। और दूसरी चीज ये कि जिसके लिए वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसमें इंटरफेयर नहीं किया जा रहा है वहां की गवर्नमेंट के द्वारा। और तीसरा चीज है कि वर्ल्ड के लेवल पे ट्रंप जैसे व्यक्ति को एक बयान के रूप में दे देना कि प्रोटेस्ट जो है जारी रखा जाए, यह भी सबसे बड़ा जो है आप देख सकते हैं एक तरह से इसकी दिशा को मोड़ने का काम कर रहा है। अब ईरान सरकार का बयान कहा है कि तेहरान में जो अनुमान है उसका खंडन किया गया है कि विरोध प्रदर्शन को विदेशी शत्रुओं द्वारा प्रेरित किया जा रहा है, या विदेशी जो मतलब मुल्क के लोग हैं, विदेशी कंट्रीज के जो लोग हैं उनके द्वारा ये सब प्रेरित किया जा रहा है, इसलिए हो रहा है। फिर ट्रंप के द्वारा क्या कहा गया पत्रकारों से बातचीत करते हुए, हालांकि ये ट्रंप नहीं ड्रम्प है और ऐसा ड्राम ही है कि ऐसा कोई भी दिन ना हो जिस दिन ये सुर्खियों में ना रहते हो, है ना, नया बात तो है नहीं। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानियों से विरोध प्रदर्शन जारी रखने का आग्रह किया, ठीक ना। अब देख सकते हैं क्या चीज है, कहीं भी आग लगी है तो उसको जो है बुझाने का काम के बदले क्या कर रहा है, और भड़काने की काम कर रहा है। तो ईरान की साझेदारी को लक्षित करने वाला आर्थिक उपाय 25% जो टेरिफ था, हवाई हमले, बलपूर्वक कार्य, ये सारी चीजें जो है, ठीक ना, और हिंसा को बढ़ावा शुरू किया। रूस ने भी अमेरिका को चेतावनी दी है। रूस का रुख क्या है कि ईरान में विदेशी सैन्य हस्तक्षेप को अस्वीकार करता है, विदेशी हस्तक्षेप वहां पर नहीं होना चाहिए, वहां का लोकल का मामला है। धमकी और शुल्कों सहित अमेरिकी दबाव की रणनीति को आलोचना भी किया गया है वहां के रूस के द्वारा। फिर किसी देश की संप्रभुता, गैर हस्तक्षेप पर, ये सारी चीजों पर भी रूस के द्वारा ये बयान दिए गए हैं। यूरोपियों की क्या प्रतिक्रिया है इसमें? ब्रिटेन और हालांकि अभी कुछ समय पहले आपने देखा होगा E3 देशों के द्वारा, E3 देशों में कौन कौन शामिल है? यूके शामिल है, जर्मनी शामिल है ना, और फ्रांस शामिल है। यह 3 देश शामिल है E3 में। इनके द्वारा भी प्रतिबंध लगाए गए थे कुछ समय पहले, ठीक ना। चीन की प्रतिक्रिया इसमें क्या है? तो चीन ने सीधे तौर पे अमेरिका का विरोध नहीं किया है ना। अब क्यों नहीं किया है ये आप समझ सकते हैं। ईरान की प्रतिक्रिया भी इस पे आई है, क्या क्या प्रतिक्रिया दी गई है ना। तो अमेरिका रूस के बीच तनाव में वृद्धि होता हुआ दिखाई दे रहा है। और मैं जैसे आपको पहले ही बताया कि हो सकता है कि जो टाला जा रहा है बिल्कुल वह टलते तलते 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 अंततः क्या हो जाए, वही परिणाम निकले। जैसे महाभारत के युद्ध को बहुत ही टाला गया था, बहुत ही रोका गया था, लेकिन नहीं रुका था, है ना। उसके कारण थे, है ना। जैसे ये भी डोनाल्ड ट्रंप जो है जब से आए थे कि तब से ये मतलब कह के आए थे कि विश्व में शांति हम लेके आएंगे, पूरे विश्व में शांति, पीस होगी,
पूरे विश्व में जहाँ भी कन्फ्लिक्ट हो रहा है उसको सुलझाने का काम करेंगे। हालांकि इसके पीछे इसकी रणनीति थी कि इसको नोबेल का पुरस्कार मिल जाए, शांति का नोबेल का पुरस्कार मिल जाए, वो मिला नहीं, अलग बात है ना। तो दूसरा जोर आजमा रहा है भाई। अब देखिए आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि आज का क्लास एंड करने से पहले कि यूपीएसआई का टारगेट बैच और यूपी पुलिस का टारगेट बैच जो है शुरू हो चुके हैं। आप और बिल्कुल ही फ्री, मतलब बिल्कुल ही मुफ्त में, है ना, कोई भी शुल्क के बगैर, और पूरे के पूरे क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में भेजी जाती है, वहां से आप डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हैं। तो केवल आपको क्या करना है, पढ़ना है, ऑनलाइन जो है क्लास अटेंड करना है। अगर आप ऑनलाइन नहीं आ पा रहे हो तो ऑफलाइन भी जब भी आपको टाइम मिले क्लास को अटेंड कीजिए, बिलीव कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, है ना। और पीवाईक्यू भी लगाते रहिए साथ साथ और प्रैक्टिस करते रहिए। बिल्कुल आप यूपीपी या यूपीएसआई अगर कांस्टेबल भी भरे हैं तो बिल्कुल आपका परीक्षा पास होगा, अगर आप रेगुलर कंटिन्यूटी को फॉलो करेंगे तो, है ना। तो हमारे विशेषज्ञ हैं, जैसे करंट अफेयर से रिलेटेड, जीएस से रिलेटेड, मैथ से, रीजनिंग से रिलेटेड, है ना। मैं खुद जीएस पढ़ाता हूं, जैसे जीएस में कोई भी विषय, ठीक ना। बाकी मैं यहाँ पे आपको 2 विषय पढ़ाऊंगा, साइंस और जियोग्राफी से रिलेटेड। बाकी सारी चीज़ें जो है आप यहाँ पे दिए गए नंबर पे फॉलो कर सकते हैं, ठीक ना। और टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, सोशल मीडिया से जुड़ सकते हैं आप, ठीक ना। तो फिर मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में, लाइव क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।